Hello everyone, welcome back. Namaste to all. My name is नीरज राठौर और हम अभी रियल एनालिसिस की सीरीज कर रहे हैं। तो पिछले हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें इससे पहले के सीक्वेंस के पहले के टॉपिक्स कवर किए और सीक्वेंस के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हमने उन वीडियोस के माध्यम से। तो आज के इस रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम तो आज के इस रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें आते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। हम देखेंगे कि लिमिट क्या होती है सीक्वेंस की। उसके बाद में देखेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। लिमिट पॉइंट और लिमिट एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं और क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, सब्सिक्वेंशियल लिमिट क्या होती है एंड ऑल। और लिमिट पॉइंट पे ही लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नल सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसमें भी ऑसिलेटरी अलग अलग टाइप के देखेंगे हम क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है ये है कि 1/n है आपका, वो कन्वर्जेंट नहीं है इस इंटरवल में 0 1 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी डेफिनेशन तो नहीं देखेंगे, इन जनरल क्या होता है ये देखेंगे। तो अल्जेब्राइकली देखेंगे कि इस तरीके से हमारे पास में कोई सीक्वेंस होता है A1 A2 A3 A4, ये सारी इसकी टर्म्स है An किसी सीक्वेंस की। और किसी पॉइंट को अगर आपको क्लेम करना है L, सपोज मैंने एक नोटेशन ले लिया L, आप कुछ भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, कोई भी नोटेशन कैपिटल L भी ले सकते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली कहाँ से कहाँ जाता है, अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात करें तो N to R जाता है। ठीक, तो ये अगर आपका रेंज है, रेंज क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। अगर हम एनालिसिस में या टोपोलॉजी में बात करते हैं तो ये चेंज होता है। तो यहाँ से अगर कोई आप L ले रहे हैं लिमिट पॉइंट, आप क्लेम कर रहे हो इसको कि ये लिमिट पॉइंट है। ठीक, जब आप इसको क्लेम कर रहे हो कि ये लिमिट पॉइंट है तो इसमें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसमें। ठीक है, an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में कोई सीक्वेंस है, उसकी टर्म्स क्या है, A1 A2 A3 एंड A m माइनस वन एंड A m यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, A m प्लस वन A m प्लस टू एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी रेंडम एक सीक्वेंस लेंगे n और माइनस l करेंगे और उसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। इसका मतलब क्या है, n जो m के बाद से शुरू हो रहे हैं, n क्या है, m के बाद से शुरू हो जो जो हो रहे हैं आपका n, ये सीक्वेंस है, m के बाद से जितने भी सीक्वेंस की टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स, वो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस l के साथ में लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मतलब आपका a m प्लस वन आप निकाल लो, m के बाद में क्या आएगा आपका, m के बाद में जो टर्म आएगी वो m प्लस वन आएगी। ठीक, m के बाद में m प्लस वन आएगी, माइनस l निकाला, वो भी कितना आ गया आपका, लेस देन एप्सिलॉन। अगर आपने निकाला m प्लस टू निकाला तो भी कितनी आएगी, एप्सिलॉन। इसी तरीके से m प्लस k निकाला, कोई भी टर्म, उनके बीच का डिफरेंस निकाला तो वो भी एप्सिलॉन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में इन जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म m के पहले वाली टर्म्स के बीच की डिस्टेंस l के साथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद में जितनी भी टर्म्स आएगी m m प्लस वन दिस n इज ग्रेटर देन m का मतलब क्या है, m के बाद में क्या नंबर आता है, यहाँ तो अगर इक्वलिटी है तो इस तरीके से n की वैल्यू
कितनी, सॉरी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। और यहाँ से इसके बाद में कितना आ जाएगा, m+1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m+1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m+2। इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आएगी आपकी, m-1 के पहले कुछ भी हो सकता है वो डिस्टेंस बहुत बड़ी आ रही है आपकी, कि an माइनस, या तो आपने ले लिया a1 माइनस एल, वो आ गई आपकी 5। a2 माइनस एल, ये आपकी आ गई 6। a3 माइनस एल, ये आपकी आ गई 0.1। ये भी बहुत बड़ी वैल्यू। 0.1 भी बहुत बड़ी वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो हम एप्सिलॉन चूज करते हैं वो क्या चूज करते हैं, फॉर आर्बिट्री एप्सिलॉन, फॉर एनी एप्सिलॉन। अगर मैं आपको एप्सिलॉन 0.01 दूं तो तब तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया 0.01 से। ठीक है, तो दिस शुड सेटिस्फाई फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जब आप बढ़ा दोगे तब तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन जब छोटा दोगे तो तब भी करना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, कि अगर आप m के बाद में, m-1 के बाद में, या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में, ये m की पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। 100 नंबर के बाद में कुछ जो भी टर्म्स आएगी तो सारी l से नजदीक आनी चाहिए, बहुत पास पास। या तो फाइनाइट नंबर 1000 नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती है, बाहर जाए, लेकिन 1000 के बाद में जो टर्म आएगी वो l के बहुत नजदीक आना चाहिए। तो इसी को अगर हम देखें कि an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसी में जब l ऐड कर देंगे तो n क्या हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन के बीच का। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी पॉइंट को क्लेम कर रहे हैं कि वो लिमिट पॉइंट होगा, किसी भी पॉइंट को क्लेम कर रहे हैं आप, वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्लेम करने के लिए, ये लिमिट पॉइंट आपने क्लेम किया कि ये लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोई रियल लाइन ले लिया आपने, उसमें एल क्या किया, कंसिडर कर दिया, ये लिमिट है। तो ये लिमिट है, तो ये फुलफिल करेगी एक कंडीशन, कि इसमें कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड आपने ले लिया, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर आने चाहिए, इसके नेबरहुड में आने चाहिए, इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए, कुछ टर्म्स को छोड़कर। सारी टर्म आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ टर्म्स नहीं भी आ रही, कुछ टर्म्स मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आउटसाइड जा रही है, मान लीजिए a1 यहाँ आ गया, a2 यहाँ आ गया, a3 यहाँ आ गया, a5 यहाँ आ गया, a6 यहाँ आ गया, a100 तक इधर आ गया मान लीजिए, लेकिन उसके बाद में a7 यहाँ आ गया, a8 से के बाद में जितनी भी टर्म्स आएगी ये यहाँ पर आनी चाहिए इसके अंदर। ठीक, तो बोलेंगे ये एल क्या है, लिमिट है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपकी जो टर्म्स है वो a1 से लेकर a199 तक यहाँ पर आ रही है, और a100 कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ जा रहा है। फिर 100 से लेकर 200, a 100 से लेकर 200 तक यहाँ पर आ रहा है, और फिर उसके बाहर जा रहा है 201, a 202, तब तो ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि क्या बोलता है डेफिनेशन में, क्या बोला है, कि इसके बाद के फाइनाइट नंबर के बाद के जितने भी आएंगे वो सारे के सारे इस नेबरहुड के अंदर आएंगे, एल के आसपास आएंगे, या एल से उनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ये सीक्वेंस यहाँ तक आ गए, कुछ ए एम प्लस के तक, और उसके बाद के सारे बाहर चले गए, तब भी नहीं होगा। तो ये सर्टेन लिमिट के बाद में जितने भी सीक्वेंस आएंगे वो बहुत पास पास आने चाहिए, किससे, एल से। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि जो एल है वो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस का पार्ट, सीक्वेंस हो भी सकता है, सीक्वेंस का पार्ट ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको ज्योमेट्रिकली समझो, फिर उसके बाद में फॉर्मल डेफिनेशन इसकी देखेंगे क्या होती है।
देखिए A1 यहाँ पर आ गया, A2 यहाँ आ गया, A3 यहाँ आ गया, A4 यहाँ पर आ गया, A5 यहाँ आ गया। ये क्या है आपका L माइनस एप्सिलॉन है, ये L प्लस एप्सिलॉन है, और ये है आपका L फाइनली L वाली लाइन। तो इसके बाद में जो M के पहले तक M माइनस वन भी देखो ये बाहर चला गया, मान लीजिए बाहर चला गया। अगर सारे अंदर आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये A2 अंदर आ गया, A5 बाउंड्री पर आ गया, ये बाहर चले गए। लेकिन ए M माइनस वन के बाद के जितने भी आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर आना चाहिए। जितने भी आएंगे, जितनी भी टर्म्स आपकी आएगी, इनफाइनाइट टर्म्स आएगी इधर, वो कहाँ आना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। अगर अंदर ये नहीं आ रहे, एटलीस्ट यहाँ से एक भी बाहर चला गया, ये M प्लस के बाहर चला गया, तब तो ये लिमिट नहीं कहलाएगा। ये जो L को आप क्लेम कर रहे हो लिमिट नहीं होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ऐसे हो गया। मैथमेटिकली देखो इसको, यही जो मैंने बताया वही डेफिनेशन। लेट n be a sequence and L belongs to R, real number. The real number L is said to be limit of a sequence if to each epsilon is greater than 0. कोई भी epsilon ले लेंगे आप greater than 0. There exists M belongs to natural number depending on epsilon. ये epsilon पे depend करेगा आपका, such that n minus L is less than epsilon for all n is greater than M. ठीक, वही डेफिनेशन है। इफ L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, अगर ये लिमिट हो गया तब जो n है उसको क्या बोलेंगे हम, n is approaches to L as n tends to infinity। और नोटेशन कैसा होगा, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है आपकी इंटरवल वाली कि n क्या है, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। मतलब m के बाद की जितनी भी टर्म्स आएगी सारे के सारे के लिए n कहाँ रहना चाहिए, इस स्मॉल नेबरहुड में L के आसपास रहना चाहिए। m माइनस वन टर्म्स कहाँ हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, बाहर हो सकती है। अगर अंदर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना आए तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखना है आपको, एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 1+1/n। तो लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द लिमिट। अगर आपको an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m ये बताना है, तो आपको एक रियल नंबर सोचना पड़ेगा हर बार। रियल नंबर में तो बहुत सारे इनफाइनिट नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि 1 होगी लिमिट, कोई बोलेगा 2 होगी, कोई बोलेगा 3 होगी, कोई बोलेगा -1 होगी, -2। हर एक पॉइंट पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे चेक करेंगे तब तो आपके पास में बहुत टाइम लग जाएगा कि चेक करेंगे, रेंडमली अगर चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल एग्जांपल है, सिंपल इसका तरीका होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n कर लो और जो भी नंबर आएगा वो l। अगर ये फाइनाइट और यूनिक आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट एक्चुअली अभी ये फाइनाइट का केस नहीं बोलेंगे, ये यूनिक है। तब क्या बोलेंगे हम कि an की जो लिमिट है वो क्या है, l। इसका मतलब क्या होगा, an माइनस एल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये l कैसे फाइंड करेंगे, ये हम इसकी हेल्प से करेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो सीक्वेंस, तो l निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1। अगर आपके पास में एक सीक्वेंस दिया है 1+1/n, इस तरीके से सीक्वेंस दिया है, ठीक, और an क्या है, नेचुरल नंबर से r, इस तरीके से। तब क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे, 1+1/n निकालेंगे,
और ये n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 1/infinity आ जाएगा। 1/infinity क्या होता है, 0 होता है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू आई आपकी 1 आई। अगर आपको वेरीफाई करना है कि an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और ऑल n इज ग्रेटर देन n, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं an की वैल्यू, यहाँ रख सकते हैं आप l की वैल्यू, और ये चेक करेंगे एप्सिलॉन से छोटा है n, 1/n। 1/n क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। लेकिन ये किस कौन, आफ्टर विच स्टेप दिस विल सेटिस्फाई। तो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, ये कब होगा, जबकि आपका ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो आपको फाइंड करना है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो एप्सिलॉन आपका इस तरीके से आ जाएगा, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन इज लेस देन n, इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आपके पास क्या होता है, m इज ग्रेटर देन n, सॉरी m इज ग्रेटर देन n, तो इसके 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू आपने अगर मान लीजिए मुझे 0.01 दी, तब कौन सा n वर्क करेगा। तो यहाँ पे यहाँ जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 0.01, इस तरीके से। तो यहाँ से निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 n इज ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा 100 के बाद से, इस तरीके से आ जाएगा। अगर एप्सिलॉन 0.01 है तो ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा सारा, तो n इज ग्रेटर देन 100, इस तरीके से। तो n की वैल्यू 100 के बाद से जब भी आप लेंगे तो उससे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं लिमिट फाइंड करने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2, an इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं -1/n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जब करेंगे आप an की, तो ये सिंपली n टेंस टू इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा, ये दो तरीके से आएगा आपका। an जब आप क्या लोगे, जब n की वैल्यू ऑड लेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ ऑड रखेंगे तो -1/n, तो यहाँ पे an बोलते हैं। और यही an 1/n हो जाएगा जब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, इवन रखेंगे। दोनों केस में जब n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो l की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 0, लिमिट कितनी आ गई आपकी, 0। तो इस तरीके से लिमिट फाइंड करेंगे आप। लिमिट फाइंड करने के लिए एक वो भी तरीका है, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, आपको एटलीस्ट लिमिट के बारे में दिया होना चाहिए कैसे फाइंड करें। बट एग्जाम में ये अप्रोच आपकी काम आती है, हाउ टू फाइंड द लिमिट। ओके, तो ये होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, और ये लिमिट पॉइंट जो है लिमिट से अलग है, लिमिट से अलग। लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों अलग अलग। तो लिमिट पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट पॉइंट को ही हम बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे नाम। एक्यूमुलेशन पॉइंट, सबसिक्वेंशियल लिमिट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या बोलता है, अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से, तो लिमिट पॉइंट हम बोलेंगे L इज अ लिमिट पॉइंट of a sequence if neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence. If neighborhood of L contains infinitely many terms of a sequence, इसको फॉर्मली हम लिख देंगे। फॉर्मली कैसे होगी डेफिनेशन वो भी लिखेंगे हम अभी, लेकिन इसको पहले समझिए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है।
लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस हो जाएगा आपका, इसमें क्या बोला है कि एन एक सीक्वेंस है, एल क्या हो जाएगा आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। We can say this L is limit point if every neighborhood of L contains infinitely many terms of a sequence, infinitely many terms। इसको आप बोलेंगे ये क्या है आपका, मान लीजिए एन है, तो A1 A2 से लेकर ए के तक यहाँ पर आ जाएगी आपकी बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, और या तो कोई सीक्वेंस सब सीक्वेंस आ जाएगा, और ये भी एक लिमिट पॉइंट है L1, L2 भी एक लिमिट पॉइंट है अगर इसके नेबरहुड में बहुत सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो L1 है आपके, उनके नेबरहुड में बहुत सारी टर्म्स आनी चाहिए। यहाँ पर सर्टेन लिमिट नहीं बोल रहा कि n के बाद में आने चाहिए या क्या आनी चाहिए। A1 है, A2 है, A3 है। लिमिट में क्या होता है, AM फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में जितनी भी टर्म्स आएंगी वो कहाँ आनी चाहिए, एल के नेबरहुड। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला है, यहाँ बोला है कि हो सकता है आपकी इनफाइनाइट नंबर टर्म्स यहाँ आ जाए और इनफाइनाइट टर्म्स बाहर भी चली जाए, बाहर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है आपकी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स क्या हो सकती है आपकी बाहर भी हो सकती है। आपके पास में इनफाइनाइट टर्म्स इनसाइड आ जाए और इनफाइनाइट टर्म्स बाहर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सारी की सारी इवेंट टर्म्स यहाँ आ गई, सारी की सारी इवेंट टर्म एल के नेबर होगा, और सारी की सारी ऑड टर्म्स यहाँ चली गई। अभी जो हमने एक एग्जाम्पल देखा उसमें क्या देखा था, उसमें ये देखा था कि एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन ओवर एन। इसमें तो आपके इवन एंड ऑड टर्म्स बन रहा है, लेकिन लिमिट आ रही है आपकी सिर्फ जीरो, यूनिक आ रही है। क्यों, क्योंकि आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स सारे के सारे जीरो के नेबरहुड में जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए लिमिट पॉइंट में क्या होगा। लिमिट पॉइंट में ये बोलता है कि L is limit point if it if every neighborhood of this every neighborhood of L contains infinitely many terms of A। इस तरीके से अगर आप n ले लेंगे -1 टू दी पावर n, तो यहाँ पर आप देखिए कि A1 कितना है, A1 हो जाएगा -1, A2 कितना हो जाएगा +1, A3 कितना हो जाएगा -1, A4 कितना हो जाएगा +1, A5 कितना हो जाएगा -1, A6 कितना हो जाएगा +1, A7 कितना हो जाएगा -1, A8 कितना हो जाएगा +1। इस तरीके से तो जितने भी ऑड के लिए ये आ गया और इवन के लिए आ गया। अब अगर मैंने इस तरीके से ले लिया -1 और +1, तो सारे के सारे A1 A3 A5 A7 एंड सो ऑन सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं, और A2 A4 सारे के सारे सीक्वेंस की टर्म्स यहाँ आ रही है, मतलब 1 से बहुत पास है। A2n is -1 is less than एप्सिलॉन हो रहा है, और इनफैक्ट A2n -1 -1 भी लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। जितनी भी ऑड टर्म्स है वो -1 के पास है, जितनी भी इवन टर्म्स है वो +1 के पास है। तो इसके लिमिट पॉइंट्स कितने हो गए, यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स हो गए आपके 2 हो गए। कितने हो गए, -1 एंड +1। देयर आर 2 लिमिट पॉइंट्स। In fact, a sequence can have many limit points। इसके पास में बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी इस तरीके का सीक्वेंस बना लीजिए आप, जहां पर आपके आपका कोई भी सीक्वेंस 2 लिमिट दे रहा है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। n टेंड्स टू इंफिनिटी जब आप निकालोगे, तो यहाँ पर अगर यूनिक आ गया L, अगर यूनिक आ गया
तब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। जब आप लिमिट पढ़ते थे स्कूल में, लिमिट क्या होती थी, लिमिट किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एल। और ये एल जब भी आता था, ये यूनिक आता था, तब आप बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट। और जब ये यूनिक नहीं आता था, मान लीजिए दो लिमिट आ गई, तब आप बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें भी अगर यूनिक है तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हो जाएगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपका इस तरीके से आपने n टेंस टू इंफिनिटी निकाला, n टेंस टू इंफिनिटी आपने निकाला, और यहाँ पर आपकी दो लिमिट अलग अलग आ गई, मान लीजिए L1 आ गया और L2 आ गया। L1 L2 कैसे आएगा, अलग अलग तरीके से अप्रोच करने पर, जितने भी तरीके से आपने अप्रोच किया वहां पर दो लिमिट आ गई L1 L2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपका an इज इक्वल टू 1 माइनस और 1 प्लस, इस तरीके से बोल देंगे, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा an। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/n, जब n आपका ऑड है तब। और ये हो जाए यहाँ पर जब n आप, ये 1 + 1/n, 1 - 1/n जब आपका एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा n - 1/n जब n क्या है आपका ऑड है तब। और ये हो जाएगा n + 1/n जब आपका n क्या है इवन है तब। ठीक ठीक है। जब आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है +1 आ रहा है दोनों में, तो लिमिट हो जाएगी। लेकिन अगर ये -1 यहाँ नहीं लेकर मैंने अगर इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया, तब यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, तब आपकी लिमिट हो जाएगी -1 एंड +1। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो दो पॉइंट्स में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स -1 एंड +1। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट्स में डिफरेंस क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं। ठीक, यहां पर देखेंगे कि लिमिट क्या होता है सीक्वेंस के हिसाब से, और यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट पॉइंट्स क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है और लिमिट क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे लिमिट में क्या होता है, आपका जो सीक्वेंस है am और am-1 के बाद के जितने भी सीक्वेंस आएंगे, मान लीजिए am+1 am+2 am+3 एंड ऑल, यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, लिमिट है मतलब एल है, एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट पॉइंट्स है मतलब L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसको बोलेंगे ये लिमिट है, एल लिमिट है। ये तब बोलेंगे जब आपके पास में an-l इज लेस देन एप्सिलॉन f फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लिखा है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन, और फॉर ऑल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी n क्या है m से बड़े हैं, m से आगे के जितने भी n, m से आगे क्या है आपका, यहाँ पे m-1 आएगा, यहाँ पे m से आगे कितने आते हैं, m से आगे आपके हो जाएंगे m+1 m+2 m+3 m+4 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। तो जितने भी m के बाद के सीक्वेंस आएंगे और l के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। m से पहले गारंटी नहीं है, m से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन m के बाद में जितने भी आएंगे, और ये m क्या है, ये m अभी फिक्स नहीं है, m हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद के जितने भी आएंगे एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट। लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या होता है, जैसे a1 हो गया, a2 हो गया, a1 a2 a3 हो गया, a1 कोई सीक्वेंस, a1 जो टर्म है a2 a3 a4 से लेकर am-1, am माइनस am है, am+1 है, am+2 है, ये है। हो सकता है कि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ दिया जाए इसको, तो ये हो सकता है
कि an माइनस L1 के से लेस देन एप्सिलॉन पे आएगी या नहीं भी आएगी, कोई गारंटी। लेकिन अभी इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये सर्टेन है कि a कोई भी इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट टर्म्स, रेंडमली, कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी कोई स्टेज नहीं है, आपने उठा लिया A1 A3 A5 A7, ये सारे टर्म्स उठा लिए और सारे के बीच में और L के बीच में डिस्टेंस सारे एप्सिलॉन आती है। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली उठाया रेंडमली, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं, कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी स्टेज नहीं है आपकी कि इस सर्टेन स्टेज के बाद में होना चाहिए। लिमिट पॉइंट में सर्टेन स्टेज मैटर नहीं करता है, लेकिन लिमिट में सर्टेन स्टेज मैटर करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों। अब एक एग्जांपल देख लेंगे, ये जिस तरीके से लिमिट और लिमिट पॉइंट देखा आपने, इसमें एक एग्जांपल देख लेंगे कि दोनों में कैसे होगा, क्या दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का आप एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, ए ले लिया आपने, आपने ले लिया है 1/2 और यहाँ पर ए ले लिया आपने -1 प्लस 1/2 इस तरीके से, इस तरीके से सीक्वेंस ले लिया आपने। जब आप यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे 1/2 डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनने की वजह से ये हो गया 0 और ये आ गया आपका यूनिक। और यहाँ पर जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये डिपेंड करेगा n पर। n ऑड है तो यहाँ पर माइनस आएगा, n इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1/2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2n हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर ऑड इवन वाली टर्म्स में भी n लिख सकते हैं। ठीक, ये ऑड के लिए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इवन के लिए हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट्स है जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो -1 और एक +1 आएगी लिमिट, -1 और +1 आएगी। ऑड के केस में ये रहेगा, इवन के केस में ये रहेगा। ठीक है, तो -1 एंड +1 दो लिमिट्स आ रही है यहाँ पर। तो दो जो है अलग अलग लिमिट्स किसके लिए आ रही है, ये -1 आ रही है ऑड के लिए। इसका मतलब क्या है, जितने भी A1 A3 A5 A7 जितने भी ये सीक्वेंस है वो और -1 के पास की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। दूसरा A2 A4 A6 एंड सो ऑन +1, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है। तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है कि सर्टेन स्टेज के बाद में सारे सीक्वेंस होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जरूरी नहीं है कि ये इवन है तो ऑड भी, ऑड वाले पे भी आएगा, ऑड वाला हो सकता है बाहर जाए आपको, हो सकता है, जरूरी नहीं कि A1 से स्टार्ट हो A2 से स्टार्ट हो सकता है कि कुछ नंबर्स के लिए अलग हो और फिर उसके बाद में अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। तो ये हो गया आपके लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स हो गए आपके। ये क्या हो गया डेफिनेशन से, वही कि -1 के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, +1 के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m काम कर रहा है। बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा जब आप n लेंगे यहाँ पर टर्म्स लेंगे तो वो 0 के नजदीक जाएगा सर्टेन स्टेज के बाद में। ये है डिफरेंस। ठीक है, तो लिमिट और लिमिट पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिफरेंस पता चल गया है तो इसी की बेस पे हम चेक करते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो लिमिट अगर आपकी यूनिक आ रही तब सीक्वेंस हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट, और यूनिक नहीं आ रही है तब आपका सीक्वेंस हो जाएगा, अभी वो हम देखेंगे क्या होगा। ठीक, यूनिक नहीं आ रही वैसे तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में भी दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, लेकिन लिमिट और लिमिट पॉइंट में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाएगा। लिमिट पॉइंट के से आप बहुत कुछ बता सकते हैं।
लिमिट पॉइंट की हेल्प से आप बहुत कुछ बता सकते हैं सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या बोले, किसको बोले? अ सीक्वेंस n is said to be convergent, is said to be convergent if an minus l is less than epsilon for all n is greater than m। तो यहां पर क्या हो रहा है, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n। तो an को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब an के पास में लिमिट है। या तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लिमिट an वेयर n टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू l। अगर इस तरीके से आ रहा है आपका, और ये क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, तब बोलेंगे कि an कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, l पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, साफ साफ है कि am माइनस वन am, इसके पहले के जो सीक्वेंस है a1 से लेकर, उसकी गारंटी नहीं है कहाँ है, लेकिन इसके बाद के जितने भी टर्म्स आएगी वो l के बहुत नजदीक आएगी, पास में आएगी। या तो l के का नेबरहुड जब हम लेंगे तो सारी की सारी टर्म्स यहाँ आएंगी m के बाद की। ठीक है, तो इससे बोलेंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या होते हैं। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोलेंगे जब an इस तरीके से आप ले लेंगे कि an इज इक्वल टू साइन वन बाय n, साइन वन बाय n। इसकी लिमिट फाइंड करिए, कन्वर्जेंट है या नहीं है चेक करना है। लिमिट फाइंड करिए, लिमिट n टेंस टू जब इंफिनिटी करेंगे आप, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन वन ओवर n। जब n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो साइन वन ओवर n की लिमिट कितनी है, जीरो है। और यहाँ पर बोलेंगे ये जो सीक्वेंस है साइन वन ओवर n इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, दूसरे कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेंगे। तो अभी हम एग्जांपल्स बाद में करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी चीजें देखते हैं। नल सीक्वेंस क्या होता है, वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही है, लेकिन a convergent sequence which is a sequence which converges to zero, which converges to zero, जिसकी लिमिट क्या है, जीरो है, वो नल सीक्वेंस हो जाएगा। तो एन कोई भी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है, जीरो है। ठीक है, इस तरीके से कोई सीक्वेंस ले लिया 2 टू द पावर n, इसकी लिमिट क्या है, जीरो है। ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एन का अप्रोच कर रहा है जीरो पर, नल सीक्वेंस हो गया। एन इज इक्वल टू अभी जो लिया आपने साइन वन बाय, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये कर रहा है जीरो पर। एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन ले लिया, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पर, तो ये भी नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है, नल सीक्वेंस जीरो पर नहीं करेगा तो बोलेंगे नल सीक्वेंस नहीं है। अब नल सीक्वेंस के पे कुछ रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स आपको यूजफुल हो सकते हैं। कि अगर आपके पास में क्या है, कोई सीक्वेंस है बी एन, वो नल सीक्वेंस है। इफ बी एन इज null sequence, bn is null sequence and mod an is less than bn for all n, सारे के सारे n के लिए क्या है, mod an, इस तरीके से, तब यहां से आप बोलोगे बोलोगे कि an is also null sequence। ठीक, ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर an आपका, if n is null sequence, if n is null sequence, n is null sequence if and only if mod an is null sequence, mod an is null sequence। तो null sequence आप इसको बोलोगे an को
जबकि क्या हो जाएगा, मॉड दोनों इफ एंड ओनली इफ केस है। अगर आपके पास में कोई ए एन सीक्वेंस है, वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पर, आप बोलोगे मॉड ए एन भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पर, और मॉड ए एन कन्वर्ज कर रहा है जीरो पर, तो आप ये बोल सकते हैं कि ए एन इज कन्वर्जिंग टू जीरो। ठीक। लेकिन दूसरे केसेस में नहीं बोल सकते आप इसका, ये इन जनरल वैसे नहीं होता है। अगर कोई सीक्वेंस नल सीक्वेंस नहीं है तो आप इस तरीके से कोई सीक्वेंस ले लो, तो यहाँ पर मॉड एन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, वन पर। और ये अगर विदाउट मॉड देखेंगे तो ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, नॉट कन्वर्जेस। तो ये इन जनरल वैसे वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नल सीक्वेंस के लिए ही आपका रिजल्ट है, ये वाला इफ एंड ओनली इफ का केस। ठीक है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अभी देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे हम क्या होती है। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, दो तीन तरीके से इसको दे सकते हैं। अ सीक्वेंस, a sequence n is said to be divergent, said to be diver said to be एक मिनट, हाँ, said to divergent, said to diverge to infinity। ये हो सकता है आपका पॉजिटिव इंफिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इंफिनिटी भी हो सकता है। तो हम वन बाय वन देख लेंगे। सेट टू बी डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी इफ गिवन एनी, गिवन एनी, कुछ लोग क्या है इसको ऑसिलेटरी एंड डाइवर्जेंट को मिक्स कर देते हैं। तो अभी देखिए क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर k, however large, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, however larger, okay, there exists a positive, there exists a positive, there exists a positive integer m depending on k, depending on k such that n is greater than k for all n is greater than m। n क्या होना चाहिए आपका, k से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। जिस तरीके से आपने वहां पर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देखी, उसमें भी क्या बोल रहा था, n के बाद के जितने भी m है, m के बाद के जितने भी n है, वो क्या होना चाहिए आपके l से छोटे हों, l के नजदीक होने चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक नंबर k से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका a1, a2, a3 से लेकर am तक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन am के बाद में जितने भी नंबर आएंगे, m के बाद में जितनी भी टर्म्स आएंगी, वो क्या होनी चाहिए, एक सर्टेन नंबर k से बड़ी होनी चाहिए, सारी के सारे। ऐसा नहीं कि कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, इस तरीके से नहीं होगा। n इज ग्रेटर देन k होना चाहिए। ठीक है। तो और हम कैसे लिखते हैं इसको, एंड वी राइट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इज इक्वल टू इंफिनिटी एज n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है। या तो हाँ इस तरीके से लिखेंगे n टेंस टू इंफिनिटी n, या तो बोलेंगे n टेंस टू इंफिनिटी एज n टेंस टू इंफिनिटी। तो अब यहाँ पर देखना है हमें कि ये जो है आपका जो k है, n इज ग्रेटर देन k था फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n। तब क्या था हमारे पास में, तब था कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n आपका प्लस इंफिनिटी आ रहा है, ये इस तरीके से। और जब n इज लेस देन माइनस के होगा, हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका जो है हमेशा वो हो पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है a1 यहाँ पर हो, a2 यहाँ है, a3 यहाँ है, am यहाँ है, am प्लस 1 यहाँ है, इस तरीके से। तो
अगर आपका एन क्या है, एक नेगेटिव के से छोटा है, तब हम इसको बोलेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्लेम करने के लिए, कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होगा, जब अगर उसकी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करने पर ये एन हमेशा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, एन को नेगेटिव नहीं ले जाना, या तो प्लस इंफिनिटी आ जाए या तो फिर माइनस इंफिनिटी आ जाए, तब आप बोलोगे। दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो ये आ जाए या तो फिर आपका आना चाहिए इस तरीके से नेगेटिव इंफिनिटी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ को के लिए तो आपका इंफिनिटी आ गया, कुछ के लिए आपका फाइनाइट आ गया, ऐसे भी वर्क नहीं करेगा। डाइवर्जेंट बोलने के लिए प्रॉपरली आपका या तो प्लस इंफिनिटी पे अप्रोच होना चाहिए या प्रॉपरली नेगेटिव इंफिनिटी पे अप्रोच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम अभी, एग्जाम्पल 1, एन इज इक्वल टू एन ले लिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि एन जो है किसी के नंबर से बड़ा होगा, ऑब्वियसली एन क्या है, के से बड़ा है। इसका मतलब क्या, एन क्या हो जाएगा, के से बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट ये 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, बहुत लार्जर, के की जो चॉइस है वो लार्जर होनी चाहिए, लार्जर। और ये लार्जर आप चूज नहीं करोगे, हो सकता है आपको कोई दूसरा व्यक्ति दे। अब जब दूसरा व्यक्ति देगा तो क्या होगा, वो आपको बड़ी से बड़ी चॉइस देगा कि चलो इसके लिए सेटिस्फाई करके बताइए। के की चॉइस हो सकता है आपको 1 लाख दे दे, कोई और उससे भी बड़ी दे दे, कोई और उससे भी बड़ी दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो जब यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, एन इज इक्वल टू नेगेटिव एन। नेगेटिव एन, जब आप लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि, एक एग्जाम्पल ले लिया, लिमिट इस तरीके से, एक एग्जाम्पल ले लिया थर्ड, एन इज इक्वल टू, इस तरीके से ले लिया आपने माइनस इंफिनिटी, और या तो इस तरीके से लिया -1 टू दी पावर एन, एन ले लिया। अब बताइए ये कहाँ कन्वर्ज, क्या ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट है क्या, क्या ये डाइवर्जेंट है क्या, क्या दोनों भी नहीं है। तो हम देखेंगे इसको क्या है। जब आप लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ पे +1 आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा ऑड की लिए, जब एन ऑड है, और ये आ जाएगा जब एन इवन है। जब एन टेंस टू इंफिनिटी निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, ऑड और इवन। क्या ये कन्वर्जेंट है, so this implies n is not convergent, sorry, n is not divergent, not divergent। क्यों डाइवर्जेंट नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट के लिए क्या बोलता है कि आपका जो आपकी जो लिमिट होनी चाहिए या तो प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी दो लिमिट आ रही है, जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, एक नहीं आ रही, दो आ रही है अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को भी डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे। तो ये याद रखना, हमेशा इन्फिनिटी दिखे तो उसका मतलब नहीं है कि डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट के लिए भी अपने एक रूल होते हैं। वो रूल क्या है, वो सीक्वेंस आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होना चाहिए या तो नेगेटिव इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एन जो है वो या तो के से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन। ये इसीलिए देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
यहाँ पर फॉर ऑल, या तो प्लस के से बड़ा होना चाहिए या तो माइनस के से छोटा होना चाहिए, सारे n इज ग्रेटर देन n। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो रहा है, एक बार प्लस के से बड़ा हो रहा है इवन के केस में, और एक बार माइनस के से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर ऑल n के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n, सर्टेन n के बाद की स्टेज ऐसी नहीं आ रही जहां पर ये k से बड़ा, k से बड़ा तो आ रहा है लेकिन सारे के सारे इवन, एक छोड़कर एक आ रहा है, के माइनस के से छोटा आ रहा है लेकिन वो भी क्या आ रहा है, एक छोड़कर एक आ रहा है। तो ये डाइवर्जेंट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। क्या ये कन्वर्जेंट है? नहीं है, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पर यूनिक लिमिट तो आपको नहीं मिल रही है, तो कन्वर्जेंट भी नहीं। तो ये है क्या? तो उसी केस में आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे क्या हो जाएगा। इफ अ सीक्वेंस n neither convergent nor neither convergent to a finite number, convergent to a finite number, neither convergent to finite number, nor diverges to plus infinity or minus infinity, it is called an oscillatory sequence, an oscillatory sequence। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है अगर आपका, तो ये क्या होगा? दो टाइप के ऑसिलेटरी सीक्वेंस होंगे। क्या होंगे? एक तो ऑसिलेटरी फाइनाइट होगा, ऑसिलेटरी फाइनाइट होगा, और दूसरा क्या होगा? ऑसिलेटरी इनफाइनाइट होगा। ऑसिलेटरी फाइनाइट कब होगा? जब आपके, पहले तो देखिए ऑसिलेटरी कब होगा? जबकि वो या तो कन्वर्जेंट नहीं है या तो डाइवर्जेंट भी नहीं। कन्वर्जेंट कब नहीं होगा? जब आपकी यूनिक लिमिट नहीं मिलेगी। और डाइवर्जेंट कब होगा? जब आपकी यूनिक प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, तब डाइवर्जेंट नहीं होगा। तो ऑसिलेटरी इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या होता है? फाइनाइट में जो लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी आपकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्या हो जाएगा? दो अलग अलग लिमिट होगी, नॉट यूनिक। सबसे पहले तो नॉट यूनिक होगी, लेकिन वो फाइनाइट होगी, और या तो बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और वो जो होगी अलग अलग दो जो लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी। और यहाँ पर जब लिमिट आप निकालोगे तो ये इनफाइनाइट होगी, एक तो प्लस, एक साइड से प्लस इन्फिनिटी जाएगी और माइनस इन्फिनिटी जाएगी। नॉट यूनिक और इनफाइनाइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली देखेंगे क्या होता है। पहले फर्स्ट देखेंगे ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस। ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब बाउंडेड सीक्वेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड जैसे हो गया तो इन्फिनिटी की तरफ तो जाएगा ही नहीं है किसी भी डायरेक्शन से। अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, सीक्वेंस बाउंडेड तो है, डज नॉट कन्वर्ज, is said to be is said to be oscillatory finitely। सेकंड क्या बोलोगे? ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली।
ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली के लिए क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, सॉरी, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, एन अनबाउंडेड sequence, an unbounded sequence which does not diverge, does not diverges is said to be oscillatory infinitely। ठीक है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली बोलेंगे इसको। तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली तो हो गया, इसके एग्जांपल देखेंगे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देख लेंगे क्या हो जाएंगे। बाउंडेड सीक्वेंस, इस तरीके से कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लेते हैं, -1 टू दी पावर n आपने ले लिया, ठीक है, तो ये बाउंडेड है, कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से +1 के बीच, -1 और +1 इंक्लूडिंग ये यहाँ पर आ रहे हैं सारे सीक्वेंस। जब इसकी आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू -1 और +1 लिमिट आएगी, ऑड n ले देंगे। सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, क्या ये कन्वर्ज है क्या, an इज बाउंडेड एंड नॉट कन्वर्जेस, नॉट कन्वर्जेंट, तब इसका मतलब क्या है, जो an आपने लिया है वो क्या है, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। ऑसिलेटरी फाइनाइट है, क्यों है, क्योंकि ये बाउंडेड है, ये सीक्वेंस जो है आपका वो बाउंडेड है, तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, कोई इस तरीके से सीक्वेंस ले लीजिए आप, -1 टू दी पावर n इंटू n, इसमें क्या आ जाएगा, -n और +n आ जाएगा, जब n ऑड है तब, जब n इवन है तब, ठीक। जब आप इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालेंगे, ये सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस है अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n जब निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -इंफिनिटी और ये आ जाएगा +इंफिनिटी, जब n क्या है आपका इवन है, सॉरी ऑड है यहाँ पर, और जब यहाँ पर n क्या है आपका इवन है तब, तो यहाँ पर यूनिक तो लिमिट भी नहीं आई, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस विच इज डज नॉट डाइवर्ज, ये डाइवर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है क्या, नहीं है, डाइवर्जेंट है क्या, नहीं है, नॉट डाइवर्जेंस, क्यों, क्योंकि ये यूनिक लिमिट नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो जाएगा सीक्वेंस। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो देख सकते हैं। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, ये किसी एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रख दिया। ये जो सीक्वेंस है नॉट कन्वर्जेंट है, यूजुअली जो सीक्वेंस है 1/n, अगर इस तरीके से ले लिया जाए कि n आपका जो है n टू r है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, द सीक्वेंस 1/n डज नॉट कन्वर्ज इन दिस, तो इसका मतलब जो n है आपका वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1, इसके अंदर कन्वर्ज नहीं है ये बोल रहा है, ठीक, इसके अंदर कन्वर्जेंट, डज नॉट कन्वर्जेंट इन 0 1, क्यों, क्योंकि जो n है आपका क्या है 1/n, जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/n, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसकी लिमिट कितनी है, 0 है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस 0 1, रेंज के सेट में वो नहीं, तो ये यहाँ पर इस सेट में नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए आर में, तब तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, एन अगर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आपने लिया, एन 1/n लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
और 0 किस में आ रहा है, आपका रेंज में आ रहा है, तब तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट इन आर बट नॉट कन्वर्जेंट इन 0 1। ठीक है, तो हम क्या है रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो जब भी जो सीक्वेंस लेंगे वो एन टू आर लेंगे। ठीक, इसमें लेकिन एग्जाम में आपको रियल एनालिसिस के व्यू से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको टोपोलॉजी की हेल्प से भी, टोपोलॉजी के व्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही जो टोपोलॉजी में बनता है एन टू एनी स्पेस एक्स, कोई भी मैट्रिक स्पेस हो सकता है एक्स, कोई भी हो सकता है, एक्स एन हो सकता है, सॉरी ये आर हो सकता है, क्यू हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो एन टू आर ही होगा। ठीक है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजी में जाएंगे तो ये कुछ भी दे सकता है, जो कि एग्जाम में कुछ भी देगा आपको, 0 1 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसमें कन्वर्जेंट नहीं है, ये हो गया इसका प्रूफ। आर में कन्वर्जेंट है, ये हो गया इसका। ठीक है, तो इसके बाद में हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कॉची सीक्वेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कॉची सीक्वेंस हम देख लेंगे, कॉची सीक्वेंस और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स इजी रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे अप्लाई करना है डेफिनेशन एंड ऑल। फिर रहेंगे मॉडरेट, फिर रहेंगे कुछ टफ हार्ड एग्जाम्पल सीरीज की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से सीक्वेंस या प्रोडक्ट में 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, इस तरीके से कोई सीक्वेंस है, तब ये सीक्वेंस है आपका। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्जेंट है नहीं, अगर कन्वर्जेंट है तो किस पे कन्वर्जेंट है, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ठीक है, देखते रहिए आप रियल एनालिसिस की ये सीरीज चलते रहेगी आगे भी, सारा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।